आज होगी संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। संसद कूच पर अड़े किसान, एमएसपी पर सरकार से कानून बनाने की मांग। आंदोलन में मारे गए किसानों पर बोले सांसद रामचंद्र जांगड़ा। कहा, हार्ट अटैक से कोई मरा तो कोई बीमारी से, किसानों को किसी ने लाठी या गोली नहीं मारी। इमरान को बड़ा भाई बताने पर घिरे नवजोत सिंह सिद्धू। बीजेपी बोली राहुल के इशारे पर सिद्धू ने दिया बयान, तो मनीष तिवारी ने भी सिद्धू को लिया निशाने पर। पंचकुला में लुटेरों ने बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर की लूटपाट। वारदात के बाद से नौकर फरार, सोने के जेवर और नकदी ले उड़े लुटेरे। और पलवल में मामूली बात पर दो गुटों में खूनी झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। करीब 2 दर्जन लोग हुए घायल, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पलवल के गांव आलापुर में खूनी झड़प हुई है। 2 पक्षों के बीच में मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ, उसके बाद यह झगड़ा खूनी झड़प में तब्दील हो गया। 2 दर्जन के करीब लोग इसमें घायल हुए। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे कैसे 2 गुट आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए गए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पलवल के आलापुर गांव का ये मामला बताया गया है, जहां 2 पक्षों के बीच में किसी मामूली बात को लेकर ये खूनी झड़प देखने को मिली। 2 दर्जन के करीब लोग इस हमले में घायल हुए हैं और हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे कैसे एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दिनेश जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। उससे पहले लेकिन सुनाते हैं किस तरीके से ये मामला इतना उग्र हो गया। गांव में 12 तारीख की बात है, वहाँ झगड़ा हुआ था। 2 पक्ष थे, तो दोनों पक्षों की चोटें आई थी और दोनों पक्ष की तरफ से हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। जो ब्राह्मणों की तरफ से मुकदमा है उसके अंदर हमने 2 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं और जो दलित पक्ष से है उसमें अभी से कोई गिरफ्तारी नहीं की। ये 15 से 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, जो ब्राह्मण की तरफ से जो मुकदमा दर्ज हुआ है। और दूसरे में SC ST एक्ट जो लगा है उसमें करीब 12-13 आदमी। और पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश कुमार जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। दिनेश, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे 2 गुट एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसा रहे हैं। आखिर किस बात को लेकर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पलवल के आलापुर की घटना है, जब एक मामूली से विवाद इतना बड़ा रूप ले लिया कि आपसी झगड़ा हो गया 2 गुटों में। कहीं यहाँ पर लाठी डंडे तक चल गई, कई महिलाओं को, बच्चों को इसमें चोट भी लगी है। दर्जनों से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। अभी तक ये जो पुलिस को इस बात का नहीं पता चल पाया है, ना उन्होंने बताया कि विवाद क्या था। छोटे सी विवाद जो इनके बीच हुआ, कहीं न कहीं दोनों तरफ से अभी तक पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। FIR इस मामले में कर ली गई है। 2 आरोपियों की इसमें अभी तक गिरफ्तारी हुई है, एक पक्ष से, जबकि मुकदमा इसमें दोनों पक्ष से हुआ है। कहीं से इतना बड़ा मामला बन गया, लाठी डंडे चले हैं, कई लोग इसमें घायल हुए थे। फिलहाल जब दूसरी पार्टी थी तो उनको लगा उन्हें न्याय नहीं मिला है, दूसरी तरफ से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस का ये कहना है कि अभी तक इसमें एक पक्ष से 2 आदमियों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे पक्ष से अभी किसी की गिरफ्तारी हुई। जल्द से जल्द इस मामले में और गिरफ्तारी की जाएगी। धन्यवाद दिनेश जानकारी देने के लिए। तो एक पक्ष के 2 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया मामले में, लेकिन दूसरे धड़े से अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको लेकर आपत्ति भी जताई गई है। दोनों तरफ से शिकायत पुलिस में दी गई है। मामूली कहासुनी हुई थी और इसके बाद कैसे ये झगड़ा खूनी झड़प में तब्दील हो गया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पहले से तय कार्यक्रम जारी रहेंगे और आंदोलन फिलहाल चलता रहेगा। प्रधानमंत्री की तरफ से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद उम्मीद थी कि किसान संगठन अपने आगे के कार्यक्रम पर अहम फैसला ले सकते हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में फैसला लिया गया, पहले से तय प्रोग्राम जारी रहेंगे। 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की बड़ी रैली होगी। 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर देश में प्रोग्राम होंगे और 29 नवंबर को पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च होगा। इसके अलावा किसान संगठनों ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए मुआवजे और दर्ज केस रद्द किए जाने की मांग की है। इसके अलावा और भी मसलों के हल के लिए एक मीटिंग की जाएगी। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि इन मांगों पर ही संयुक्त मोर्चे की अगली मीटिंग में फैसला होगा। देखिए, डिसीजन नए नहीं हैं। जो हमारे पहले प्रोग्राम है, हमने उसको रीअसर्ट किया कि वो प्रोग्राम जोर शोर से इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 22 तारीख को लखनऊ की रैली को कामयाब करना है, या हमारे ऊपर जो केसेस हैं पूरे देश में लोगों किसानों के ऊपर, उन केसेस को वापस लेने की बात है। एंड फाइनली जो हमारे साथी हमसे बिछड़े हैं उनको कंपनसेशन की बात है। 22 में लखनऊ मीटिंग होगी, 26 में मोर्चों पे भीड़ जुटेगी और 29 तारीख को दिल्ली के लिए मार्च किया जाएगा। देखते हैं सरकार पार्लियामेंट में क्या करती है क्या नहीं करती है। संयुक्त मोर्चे के ऐलान से साफ है कि जब तक पार्लियामेंट में केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती और दूसरे मुद्दों पर भी फैसला नहीं करती, उस समय तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि किसानों के साथ जुड़े दूसरे मुद्दों को हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें किसान, कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कहा, किसानों को किसी ने लाठी या गोली नहीं मारी। मरने वाले किसानों की शहादत बताने को लेकर जिस तरीके से मांग उठ रही कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उस पर उन्होंने कहा कि मरने वाले किसानों को शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए। कोई हार्ट अटैक से मरा है तो कोई बीमारी से मरा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन कानूनों को रद्द करने से किसानों का नुकसान होगा और पीएम मोदी ने राजनीतिक कारणों से ये कानून वापस नहीं लिए। किसान अब मंडियों का गुलाम रहेगा, व्यापारियों का गुलाम रहेगा। इससे पहले भी बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा इसी तरीके से किसान आंदोलन, किसानों को लेकर विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रहे थे। उनका जमकर विरोध किया गया था और नारनौंद में जब उनका विरोध हुआ, ये उनके पुराने विवादित बयानों को लेकर किया गया था। एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। पूरी बात को स्पष्ट कर चुके हैं और बड़े भरे मन से और भारी मन से उन्होंने ये बात कही है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी कि हम कुछ किसानों को इस बात को नहीं समझा पाए। और उन्होंने पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि हमें जो शीतकालीन सत्र आने वाला है इसी महीने के आखिर में, इसी में इसको रिपील के लिए हम पूरी प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने जो अपने मुंह से कह दिया कि अब हम मौजूदा सत्र में ही रिपील का लाके और इसको वापस लेने की प्रक्रिया को पूरी कर देंगे, तो उसके ऊपर विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता है। किसान संगठनों को अपने देश के प्रधानमंत्री का मान रखना चाहिए, उनकी बात का मान रखना चाहिए। और कोई सत्र कोई दूर नहीं है, 5-7 दिन का समय बाकी है, कोई ज़्यादा दूर नहीं। 29 तारीख से सत्र स्टार्ट हो रहा है। अगर ज़्यादा दूर हो तो फिर भी आदमी समझे पता नहीं इतने दिनों तक क्या होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ अब ये जिद छोड़ देनी चाहिए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। एक आंदोलन पहले भी हुआ था, अनिल विज की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई, संपूर्ण क्रांति देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, सबको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से बयानबाजी कर अनिल विज कांग्रेस पर तंज कस रहे थे। कृषि कानूनों को लेकर एक आंदोलन अब हुआ है। पीएम ने आदर के साथ कानून वापस लेने की घोषणा की। ऐसा करने से नरेंद्र मोदी जी का कद आज और बढ़ गया। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में।
एक आंदोलन पहले भी हुआ था। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत आदरपूर्वक तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये बच्चा कांग्रेस के राहुल और प्रियंका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिल वापस करने की घोषणा के बाद चहक रहे हैं, उनको पहले अपने खानदान का और अपनी पार्टी का इतिहास जानना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने जो ऐलान किया देरी से लिया गया फैसला है। ये जीत किसान और मजदूर की जीत है। एक लंबा संघर्ष किया है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा। उन्होंने कहा ये किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं प्राइवेट मंडियों के विरोध में नहीं हूं। अगर पहले फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। प्राइवेट मंडी में भी एमएसपी लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया हो, बावजूद इसके किसान और किसान नेता इस मांग पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी का कानून पास होना चाहिए। इसके अलावा जो बिजली संशोधन बिल है उसको भी सरकार वापस ले। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जहां इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया, कहा कि पीएम मोदी ने जो ऐलान किया देरी से लिया गया फैसला है। ये जीत किसान और मजदूर की जीत है। एक लंबा संघर्ष किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्राइवेट मंडी के विरोध में नहीं हूं। इसके साथ ही एमएसपी को भी लागू करना चाहिए और प्राइवेट मंडियों में भी इसे लागू करना चाहिए। कल जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया उसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। ये पहले फैसला आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। कहता है ना, देरी की पर थोड़ी देरी की। उस बात का तो प्रधानमंत्री जी का किसानों ने भी और ऑर्गेनाइजेशन ने भी और भी कहा है, तो धन्यवाद किया है। लेकिन असली मुबारकबाद और जीत किसान और मजदूर की है, जो इतना लंबा संघर्ष 1 साल तक कम से कम मैंने अपने जीवन में मैंने नहीं देखा। होते हैं आंदोलन भी चलते हैं, संघर्ष भी चलते हैं, लेकिन जितना लंबा ये चला है किसानों का और मजदूरों का, इतना अपने जीवन में देखा, तो उनको मेरी मुबारकबाद है। प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सोनीपत से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो प्रदेश सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऊंचे ऊंचे आग के अंगारे। तस्वीरें सोनीपत के नस्ल एरिया से हैं। यहां निकलने वाले कूड़े को आग लगाकर नष्ट किया जाता है, लेकिन इससे निकलने वाले धुएं के साथ आसपास रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। सांस लेने में भी परेशानी आ रही है। केवल इतना ही नहीं, खुले में कूड़े को आग लगाने की ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए बयान पर भी सवाल खड़े कर रही हैं, जिसमें प्रदेश सरकार ने अदालत ने प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया था। रोज की रोज यहाँ पे फैक्ट्रियों के द्वारा जो फैक्ट्रियों का मलबा वो छोड़ के दिया जाए, में प्लास्टिक भी है और क्या नाम है, कच्ची बहुत सारी चीज़ें हैं, रबड़ वगैरह है, और उनमें आग लगा दी जाती है। इसके कारण शाम होते ही सांस लेने में बड़ी दुविधा हो रही है। डेली का काम हो रहा है। ये अपना कबाड़ा वबाड़ा डाल जाते हैं और आग लगा देते हैं। यहीं पे मेरा घर है पीछे सामने, जीना मुहाल हो रहा है। शाम के टाइम तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार जा चुके अधिकारियों से भी बातचीत कर चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पे ये फैक्ट्री एरिया है जीराई का, यहाँ पे काफ़ी रोज का काम है इनका। पोल्यूशन
के ये जला के चले जाते हैं। कल भी देखो जी ये जला के गए हुए थे यार, रोज का काम है जी इनका ये, और यहाँ पे सांस लेना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं सोनीपत के जिला प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण को रोकने के लिए टीमों का गठन किया गया है। जहां भी नियमों की पालना नहीं होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रशासन के मुताबिक ईंट भट्टों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को भी जब्त किया जा रहा है। कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स जो 10 साल से और 15 साल से पुराने अप्लाई कर रहे हैं उनको हम सड़कों से दूर कर सकें, और इसी कड़ी में हमने 50 से अधिक व्हीकल्स इंपाउंड करे हैं। ईंटों के भट्टे मैंने खुद भी पर्सनली चेक करे हैं, और जो मेरी विजिट में मैंने पाया है ईंटों के भट्टे इस समय बंद हैं। वैसे जर्नल हमने सभी को गाइडलाइंस डीएफएससी साहब के माध्यम से जारी की हुई हैं कि ईंटों के भट्टे नहीं चलेंगे, पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं होंगी, वर्क करेंगे। प्रदूषण न केवल दिल्ली बल्कि हर शहर की बड़ी परेशानी बना हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का जमीनी स्तर पर पालन नहीं होता तब तक प्रदूषण पर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। सोनीपत से नितिन अंतल, न्यूज़ 18। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। वातावरण में स्मोग और धुएं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। करनाल में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कभी पराली तो कभी कंस्ट्रक्शन के कारण प्रदूषण फैल रहा है, और कभी इंडस्ट्री का धुआं लोगों के लिए समस्या बन जाता है। करनाल में जहां कृषि विभाग पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगा रहा है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रहा है, वहीं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शहर में प्रदूषण कम हो। करनाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने शहर में होने वाले कंस्ट्रक्शन पर 21 नवंबर तक रोक लगाई हुई है। तो हमारा रिपोर्ट के अंदर है और सभी विभागों को हमने सूचित कर दिया है। अभी मीटिंग भी हुई थी सीए के एमएस की, और उसके मिनट्स आ गए थे। उसमें सारा को जो डायरेक्शन है वो सभी डिपार्टमेंट्स को इशू कर दी है। और हमने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को कह दिया है कि अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 21 तारीख तक बंद करने के लिए कहा गया है। सारी 21 तारीख तक सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अपनी एक्टिविटी बंद करनी है, स्प्रिंकलिंग करनी है, साथ में शेड लगाने हैं, और रेगुलर उसके अंदर मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, वो सारा कार्य करना है। स्टोन क्रशर्स बंद है, और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ की चेकिंग के लिए हमारी टीम चलेगी। रेगुलरली कोई इलीगल फ्यूल ना चलाए मिलती, ये कार्रवाई हमारी चल रही है। पाकिस्तान के पीएम को बड़ा भाई बोलने पर नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने सिद्धू के साथ राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया है। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी सिद्धू पर सवाल खड़े किए हैं। मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इसी बयान से विवाद पैदा हो गया है और बीजेपी उन पर हमलावर है। बंधुगण, वही हुआ जिसका डर था। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष पाकिस्तान जाएं और इमरान खान के लिए महिमा मंडन ना करें, इमरान खान के लिए कुछ अच्छा ना कहें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। वही हुआ। इमरान खान के लिए ये प्यार भरे बोल सिद्धू ने तब बोले जब वो पाकिस्तान के करतारपुर पहुंचे थे। पाकिस्तान में स्वागत से अभिभूत सिद्धू इमरान को भाई बताने लगे। मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। सिद्धू के बयान पर बीजेपी ने पूरी कांग्रेस और सीधे सीधे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। ये सब कुछ सोचा समझा डिजाइन पैटर्न है, और इस पैटर्न में आज नवजोत सिंह सिद्धू की पुनः एंट्री हुई है जब वो इमरान खान को बड़ा भाई कह रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। बीजेपी के सवाल उठाने के बावजूद सिद्धू अपने बयान पर कायम रहे और पाकिस्तान से रिश्ते जोड़ने की वकालत की। अगर बात दे पतंगड़ बनाने हैं तो कोई भी बना सकता है। हालांकि बीजेपी के साथ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी ट्वीट के जरिए सिद्धू पर सवाल उठाए हैं। इमरान खान किसी का भी बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन भारत के लिए
वो उस आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की कठपुतली है जो ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रग्स और हथियार भेजता है, जम्मू कश्मीर में एलओसी के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाता है। क्या हम इतनी जल्दी पुंछ में अपने जवानों की शहादत भूल गए हैं? सिद्धू की बयानबाजी का ये मामला फिलहाल पूरी तरह से गर्म है और इसकी गर्माहट पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी महसूस की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर पानीपत से, जहां आम आदमी पार्टी ने मेयर के आवास का घेराव किया। शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन था। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता जैसे ही मेयर के आवास के करीब पहुंचे, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। अवनीत कौर के घर का आज घेराव किया गया है और हम उनके घर के सामने ही बैठे हैं। आज देख लो, सारे पार्टी के लोग हैं, सारे शहर के लोग हैं, लेकिन घर पे वो है नहीं, तो हम बैठे रहेंगे। कब तक घर से बाहर रहेंगे? हम उनका वेट करेंगे। आम आदमी पार्टी ही आंदोलन को लीड कर रही है। विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी उठा रही। सर, मैं कांग्रेस और बीजेपी तो एक जैसी पार्टी है। पार्टी के बैनर तले सारे शहर के लोग आए हैं मेरे साथ। कितने लोग मैं आपको दिखाता हूँ। शहर की समस्या है, सिर्फ आम आदमी पार्टी की समस्या नहीं है। बाल मजदूरी करवाना गुनाह है, लेकिन बल्लभगढ़ के साहूपुरा गांव की कंपनियों में नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है, जिन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने रेस्क्यू किया। लेकिन जब टीम ने सभी बच्चों को पास ही के थाने में ले जाने की कोशिश की तो कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों ने मिलकर नाबालिग बच्चों को मौके से भगा दिया। इस बीच चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी ने पुलिस में कंपनी मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दी और बच्चों को भगाने का आरोप लगाया। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।